वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एरर करेक्टिंग कोड्स। एरर करेक्टिंग कोड्स का क्या मीनिंग होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब होता है एरर करेक्टिंग कोड्स आर यूज टू करेक्ट एरर्स। एरर करेक्टिंग कोड्स वो होते हैं जो एरर्स को करेक्ट करने का काम करें। अब सवाल होना चाहिए कि किसमें एरर करेक्ट किए जाते हैं या एरर करेक्टिंग कोड्स किसमें एरर करेक्ट करते हैं। तो फिर इसका जवाब है किसी भी मैसेज में, इंफॉर्मेशन में, डेटा में जो ट्रांसमिट हो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू ए मीडियम, थ्रू ए चैनल। इट मीन्स कम्युनिकेशन चैनल सच एज जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज एक मीडियम से होकर दूसरे सामने वाले इंसान के कानों में जाती है। तो हम हो गए सेंडर, एयर हो गया मीडियम और सामने वाला व्यक्ति यानी सुनने वाला व्यक्ति हो गया रिसीवर। और अगर इन तीनों में किसी में भी प्रॉब्लम हो तो एरर प्रोड्यूस हो जाता है या एरर हो जाता है, जिससे कम्युनिकेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाती। कम्युनिकेशन होने के लिए तीन चीज़ों का सही होना ज़रूरी है: सेंडर, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, और मैसेज तो होना ही चाहिए। एरर से किसके ऊपर इम्पैक्ट करता है? एरर से ओरिजिनल मैसेज डिस्टर्ब हो जाता है, ओरिजिनल डेटा खराब हो जाता है, इन्फॉर्मेशन सही नहीं रहती, वो बदल जाती है। इसलिए एरर्स को करेक्ट करना ज़रूरी है और वो हम करते हैं एरर करेक्टिंग कोड से। तो आगे पढ़ते हैं। व्हेन अ मैसेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू ए नॉइसी कम्युनिकेशन चैनल, यानी जब कोई मैसेज, इंफॉर्मेशन, डेटा कुछ भी कह लो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू ए नॉइसी कम्युनिकेशन चैनल, देन एरर अकर। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए। एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे ले सकते हैं हम। एग्जाम्पल है वी मे विश टू सेंड बाइनरी डेटा। और बाइनरी डेटा क्या होता है? बाइनरी डेटा इट मीन्स अ स्ट्रीम ऑफ जीरोज एंड वंस, यानी उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया जाता है दो चीजों में, पहला जीरोज में और दूसरा वंस में। 01 01 01 कर करके सारी इंफॉर्मेशन को 01 में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उनका एक मतलब होता है। 01 का मीनिंग होता है कहीं पर भी 0 हट जाए उसकी जगह 1 लग, या कहीं पर भी 1 हट जाए 0 लग जाए तो मैसेज डिस्टर्ब हो जाता है, इंफॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाती है और ओरिजिनल मैसेज नहीं रह जाता। हम यहाँ पर बाइनरी डेटा का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसका मतलब 0 और 1, और वो ट्रांसमिट होगा थ्रू ए नॉइसी चैनल एज क्विकली एज पॉसिबल। और चैनल के तौर पर हम लेंगे, चैनल कोई सा भी हो सकता है, जैसे द चैनल में बी टेलीफोन लाइन, ए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो लिंक और ए सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक। यहाँ पर हमने 3 चैनल्स के बारे में जिक्र किया। चैनल्स और भी हो सकते हैं और कोई भी परफेक्ट चैनल नहीं होता, किसी भी चैनल में कोई सा भी एरर हो सकता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं चैनल्स को, टेलीफोन लाइन हो गई, फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो लिंक हो गई या सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक हो गई। और चैनल नॉइसी है, चैनल डिस्टर्ब, और इसके होने की वजह से मैसेज में एरर होगा, मैसेज प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं होगा। इसके अंदर नॉइस कुछ भी हो सकती है। द नॉइस में भी जैसे कि कोई ह्यूमन एरर हो सकता है, लाइटनिंग हो सकती है, इम्परफेक्शन इन इक्विपमेंट हो सकता है, यानी जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो इम्परफेक्ट है, वो सही नहीं है, सही से चल नहीं रहा है। या ह्यूमन एरर हो सकता है कि सेंडर सही से उन्हें मैसेज बोला नहीं या रिसीवर ने सुना नहीं और सही से लिखा नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जब हम टेलीफोन पे किसी को फ़ोन नंबर बताते हैं तो 10 अंकों का नंबर ही बताने के लिए हम 2 बार रिवाइज करवाते हैं कि या उन्हें सही से सुना नहीं है या मे बी हमने उसे सही से बताया नहीं, या टेलीफोन नेटवर्क की वजह से सही से इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई, इसलिए कन्फर्मेशन कर। तो इसी तरीके से यहाँ पर चैनल में डिस्टर्बेंस होने की वजह से, नॉइसी चैनल होने की वजह से एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, लाइटनिंग हो सकती है, इम्परफेक्शन इन इक्विपमेंट हो सकते हैं, यानी जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिशन के लिए, मैसेज ट्रांसमिशन के लिए, उसमें गड़बड़ी हो सकती है और भी बहुत कुछ एक्सेट्रा। और उसका परिणाम रहेगा एंड मे बी रिजल्ट इन एरर्स, और एरर्स होगा। फाइनली हम इससे ये कह सकते हैं कि जो डेटा हमने भेजा था, जो सेंडर ने डेटा भेजा वो नहीं पहुंच पाया, सो दैट द डेटा रिसीव इज़ डिफरेंट। जो डेटा रिसीवर के द्वारा रिसीव किया गया वो डिफरेंट है, वो अलग है फ्रॉम दैट, उससे, किससे, जो सेंड किया गया था। तो इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं एरर करेक्टिंग कोड्स। एरर करेक्टिंग कोड्स कि जब ये इंफॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाती है, एरर प्रोड्यूस हो जाता है, तब एरर करेक्टिंग कोड उसको करेक्ट करता है और ओरिजिनल मैसेज को एक्वायर कर लेता है और रिसीवर को पहुंचा देता है। और वो सब ये सारी चीज़ें कैसे करता है एरर करेक्टिंग कोड? द ऑब्जेक्ट ऑफ एरर करेक्टिंग कोड, एरर करेक्टिंग कोड का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव है इज़ टू इनकोड द डेटा। तो जो भी डेटा है उसको इनकोड करना, उसको समझना, और जो भी
कमियां हैं उसके अंदर उसको सुधारना और ओरिजिनल मैसेज तक पहुंचाना बाय एडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियोएंसी टू दी मैसेज। अब सवाल आना चाहिए रेडियोएंसी का क्या मतलब होता है। रेडियोएंसी के बारे में आपने एलपीपी में पढ़ा हो। एलपीपी मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम। यह आप पिछले सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे। इसमें क्या होता है, जब कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है तो वहां पर हमें इक्वेशंस दी जाती हैं, डिफरेंट इक्वेशंस दी जाती हैं सब्जेक्ट टू कंडीशंस में, जैसे x + 2y = 3x + 4y = 8, 4x + 3y = 2। इन्हीं सब्जेक्ट टू कंडीशंस कुछ एक्स्ट्रा रेडियोएंसीज दी जाती, जैसे x + 2y = तो बस इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाता है 2x + 4y = 8। इसमें इक्वेशन तो वही रही, लेकिन एक्स्ट्रा में ये इक्वेशन बना दी हमने 2 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो इन रेडियोएंसी का यूज करके एरर करेक्टिंग कोड ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को ले लेता है बाय यूजिंग रेडियोएंसीज, जो हमने एलपीपी में पढ़ी हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम एक सब्जेक्ट था, उसमें ये रेडियोएंसीज एक्स्ट्रा कंडीशंस होती हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन। इसमें सिर्फ ओरिजिनल इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करके हम दूसरी नई इक्वेशंस बनाते हैं एक्स्ट्रा में और उसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। उन्हीं का यूज होता है, वही उन्हीं चीजों का यूज, उन्हीं इक्वेशंस का यूज करते हैं एरर करेक्टिंग कोड, सो दैट द ओरिजिनल मैसेज कैन बी रिकवर्ड इफ नॉट टू मैनी एरर्स हैव अकर्ड। फाइनली एरर करेक्टिंग कोड क्या करते हैं, ओरिजिनल मैसेज को एक्वायर्ड कर लिया जाता है बाय एरर करेक्टिंग कोड्स बाय यूजिंग रेडियोएंसी। उसमें भी कंडीशंस दी गई है, अगर इफ टू मैनी एरर्स नहीं हुए हैं तो, यानी कुछ ना कुछ ओरिजिनलिटी बची है तो, यानी कि सिंपल माइनर से कुछ एरर्स हुए हैं उनको करेक्ट करना इसके लिए काफ़ी आसान होता है। लेकिन पूरा ओरिजिनल मैसेज ही पूरी तरीके से, मान लो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन खराब हो गई है, तो इसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई थोड़ी बहुत चीज़ खराब होती है तो मुझसे ठीक करवा लेते हैं, कि अभी मेरे इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ी है तो ये 50-100 रुपये या 500 रुपये तक के खर्चे के बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस पूरी तरीके से वो डेड होने की नौबत पे आ गया है तो हम उसे ठीक करवाना पसंद नहीं करते, उसे ठीक करना प्रेफर नहीं करते। हम बोलते हैं कि पूरी तरीके से इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है, अब इसको रिकवर करना मुश्किल है। इसी तरीके से कोई मैसेज अगर थोड़ा बहुत एरर उसके अंदर आया है तो उसे हम रिकवर कर लेते हैं बाय एरर करेक्टिंग कोड। सो एरर करेक्टिंग कोड बड़ी सिंपली उसको रिकवर कर लेता है मैसेज को। लेकिन अगर मैसेज में टू मैनी एरर्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा एरर्स आ गए हैं, तो उसको रिकवर करना मुश्किल होता है। तो एक बार हम पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ट्रांसमिशन का या ट्रांसमिट करने के लिए, जो मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए जो हम ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एज ए ट्रांसमीटर होगा, बाइनरी एंड एज ए चैनल के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो सबसे ही पहले बात तो होगी मैसेज सोर्स, कि मैसेज सोर्स वो होता है जो मैसेज जनरेट करता है। एज ए सेंडर के तौर पे ले सकते हैं, एज ए वो व्यक्ति, इंसान या कोई भी ऐसा सोर्स ले सकते हैं जो मैसेज प्रोड्यूस करे। मैसेज का ओरिजिनल सोर्स सबसे पहले होता है मैसेज सोर्स, जो मैसेज जनरेट करता है फॉर ट्रांसमिशन के लिए। तो यहाँ पर मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है टू दी इनकोडर। और इनकोडर का क्या काम होता है, इनकोडर नेक्स्ट स्टेप में इनकोडर है, तो इनकोडर का काम होता है मैसेज को कोड कर देना। यानी कि कोई भी मैसेज है, उस मैसेज को हमने अगर बाइनरी की फॉर्म में अगर बोलें तो वो 01010101 की फॉर्म में या 000111 इन सब की फॉर्म्स में वो कन्वर्ट कर देगा इनकोडर, कोई भी ओरिजिनल मैसेज है तो। और इनकोडर के द्वारा किए गए कोड वर्ड को हम आम आसानी तौर पे देखकर हम नहीं पहचान सकते कि क्या लिखा हुआ है। जैसे आपके सामने बहुत सारे 00000111 ऐसे करके लिखा हुआ है तो आप नहीं पहचान पाएंगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। लेकिन इनकोडर ने करा है तो इसको पहचानेगा कौन, डिकोडर, जो इसको डिकोड कर दे। तो इनकोडर का ही उल्टा होता है डिकोडर। जो भी इनकोड करता है मैसेज को, वो डिकोडर उसे डिकोड करके ओरिजिनल मैसेज दोबारा से बना देता है। तो सबसे पहली बात आई मैसेज सोर्स। मैसेज गया इनकोडर के पास, इनकोडर ने मैसेज को कोड वर्ड में बदल दिया, वो कोड वर्ड गया चैनल के पास, चैनल के पास है बहुत सारी नॉइस, और फिर उसके बाद नॉइस की वजह से नॉइस उसके अंदर ऐड हो गई, कोड वर्ड्स में डिस्टर्बेंस होने की वजह से कोड वर्ड्स में चेंजेस आ गए ड्यू टू नॉइसी चैनल, और फिर वही कोड वर्ड जो भी चेंजेस हुए उसके अंदर वो रिसीव्ड कर दिए गए रिसीव्ड वेक्टर के द्वारा, जो है डिकोडर को पहुंचा दिए। तो यहाँ पे रिसीव वेक्टर हमने क्यों यूज किया, एज ए वेक्टर फॉर द डायरेक्शन टू द रिसीवर एंड रिसीव इज फॉर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है वो एज ए डायरेक्शन टू दी रिसीवर के पास पहुंच रही है। अब डिकोडर क्या करेगा, उस जो भी कोड वर्ड थे उन्हीं को, एक वाला कोड, उसको कोड वर्ड थोड़ी ना पहुंचेगा डिकोडर के पास।
अगर यही कोड वर्ड अगर पहुंच जाए कोड डिकोडर के पास तो वो तो ओरिजिनल मैसेज डिकोड कर देगा और रिसीवर जो यूज़र है वो पहचान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन बीच में आ जाता है नॉइसी चैनल, क्योंकि चैनल भी तो चाहिए। कोई अगर मान लो कोई सेंडर है कोई रिसीवर है, दोनों के बीच में डिस्टेंसेस हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंसेस होने की वजह से हमें चैनल का यूज़ करना पड़ेगा और चैनल है नॉइसी। तो नॉइसी चैनल होने की वजह से जो सेंडर ने इन्फॉर्मेशन भेजी, कोई भी मैसेज भेजा, उसमें चेंजेस हो जाएंगे और वो चेंज मैसेज जो है वो पहुंचेगा रिसीवर के पास। इसलिए जो कोड वर्ड है वो गया नॉइसी चैनल के पास, नॉइसी चैनल ने डिकोडर के पास भेजा। अब वो नॉइसी चैनल की वजह से कोड वर्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए, वो चेंजेस जो है वो भी साथ में डिकोडर के पास पहुंचे। डिकोडर ने डिकोड किया और मैसेज जो है वो पहुंच गया यूज़र के पास फिर, और वो डिकोडेड मैसेज था। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है सेंडर टू रिसीवर तक, कैसे मैसेज पहुंचेगा। और हम डिकोडर के अंदर ही एरर करेक्टिंग कोड्स का यूज़ करेंगे। वो क्या करेगा, एरर करेक्टिंग कोड्स जो मिनिमल से एरर होंगे उसे रिमूव करेगा और ओरिजिनल मैसेज यूज़र के पास पहुंचा देगा और मैसेज दोबारा से रीगेन हो जाएगा। ओरिजिनल मैसेज जो यहाँ पर मैसेज सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, जो भी था, वो फिर पहुँच गया ओरिजिनल मैसेज यूज़र के पास बाय यूजिंग एरर करेक्टिंग कोड, जो हम डिकोडर के पास यूज़ कर रहे हैं। Let us took a very simple example in which only messages we wish to send are yes or no। ऐसे सिंपल मैसेज हम ट्रांसमिट करने की कोशिश करें फ्रॉम मैसेज सोर्स टू दी यूज़र। तो वो कैसे ट्रांसमिट होता है, इससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगी कि क्या हो रहा है। जैसे कि मैसेज सोर्स जो है, यहाँ पर हमने दो मैसेज लिए हैं, एक यस और एक नो, यस और नो। और इनकोडर को यहाँ पे बताया कि यस वाले, अगर कोई यस मैसेज आएगा तो इनकोडर उसे 5 टाइम्स 0 में कन्वर्ट कर देगा, 0 0 0 0 0। और अगर नो आएगा तो 1 1 1 1 1। तो इनकोडर इस तरीके से बाइनरी लैंग्वेज में यस और नो को कन्वर्ट करेगा। तो यस भी मैसेज पहुंचाया जा सकता है और नो भी पहुंचाया जा सकता है। नो के लिए आप खुद सोचेंगे, मैं यस के लिए आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले माना मैसेज सोर्स ने मैसेज भेजा यस टू द इनकोडर। इनकोडर ने यस को समझा और बोला कि अच्छा ये यस है, तो उसे 5 टाइम्स 0 में कन्वर्ट कर दिया, बोल दिया कि जो कोड वर्ड है वो 5 टाइम्स 0 है, ये कोड वर्ड हो गया। अब ये कोड वर्ड पहुंचा नॉइसी कम्युनिकेशन चैनल के पास। ये जो आपको दिखाई दे रही है घूमते घूमते, ये है नॉइसी कम्युनिकेशन चैनल। नॉइसी कम्युनिकेशन चैनल में 5 टाइम्स 0 को चेंज कर दिया, उसने समझने में गड़बड़ कर दी, प्रॉब्लम कर दी। तो जो 5 टाइम्स 0 था उसमें बीच में उन्होंने 1 1 भी लगा दिया ड्यू टू नॉइस। तो जो 5 टाइम्स 0 था उस कोड वर्ड को, उसकी वजह से, नॉइसी कम्युनिकेशन चैनल होने की वजह से, वो जो कोड वर्ड है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गई और वो हो गया 0 1 0 0 1। ठीक है, 5 टाइम्स 0 से हो गया 0 1 0 0 1। और ये नॉइसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू होता हुआ 0 1 0 0 1 जो है वो पहुंच गया डिकोडर के। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि नॉइसी कम्युनिकेशन या नॉइस होने की वजह से जो है यस के अंदर 2 जगह पर 1 1 यूज हो। तो डिकोडर ये समझेगा ये माइनर सा डिफरेंस है, माइनर से एरर है, तो मैं तो भाई एलिजिबल हूँ इसको सॉल्व करने। तो वो अप्रोक्सीमेशन लगाएगा कि डिकोडर की थोड़ा सा अगर चेंज होगा तो करेक्ट क्या होने वाला है। वो देखेगा कोड वर्ड या तो 0 0 0 आने चाहिए थे 5 टाइम्स या 5 टाइम्स 1 आने चाहिए थे, लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज है तो मतलब 0 0 के अप्रोक्सीमेट करके देखेंगे हम, 1 1 के अप्रोक्सीमेट करके देखेंगे हम कि कहाँ पर मैक्सिमम तौर पे एरर आ रहा है। तो डिकोडर इस चीज़ को समझेगा और बोलेगा यहाँ पर एक जगह 1 है और एक जगह 1 है, तो मुझे 2 जगह पर 0 करना आसान होगा या जो 3 जगह पर 0 है वहाँ पर तीनों जगह पे 1 करना आसान होगा। तो मुझे यहाँ पर 3 जगह पे 0 को 1 करने के लिए 3 जगह पर मुझे 1 करना पड़ेगा और 1 को 0 करने के लिए 2 जगह पे 0 करना पड़ेगा। आसान क्या होगा, 2 जगह पर 1 को 0 करना या 3 जगह पर 0 को 1 करना। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट बात है, आप खुद ही समझ के बता सकते हैं कि मेरे को क्या आसान पड़ेगा डिकोडर के हिसाब से। वो आसान पड़ेगा अगर मैं 2 जगह पे 1 जो है उसको मैं 0 कर दूं, तो यानी कि नियरेस्ट जो है वो 0 0 5 टाइम्स 0 के है ये एरर, और फारदेस्ट जो है वो 1 1 के हैं। तो मैं यहाँ पर जो डिकोडर है 5 टाइम्स 0 कर देगा उसको, और 5 टाइम्स 0 का मतलब निकाल के बताएगा कि 5 टाइम्स 0 का मतलब जो है वो इनकोडर में या पूरे सिस्टम के अंदर 5 टाइम्स 0 का मतलब होता है यस और 5 टाइम्स 1 का मतलब होता है नो। तो इससे ये निकालेगा डिकोडर की 5 टाइम्स 0 का मतलब हो गया यस, और यस मैसेज जो है वो पहुंचा देगा यूजर के पास। इस तरीके से मैसेज का ट्रांसमिशन हो जाएगा कंप्लीट फ्रॉम मैसेज सोर्स टू द यूजर, फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर बाय और थ्रू ट्रांसमिशन चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। मैसेज जो था वो यस जो था वो 5 टाइम्स 0 का मतलब था और नो का मतलब था 5 टाइम्स 1। इसने सबसे पहले मैसेज यस भेजा,
तो इनकोडर ने यस को 5 टाइम्स 0 में कन्वर्ट कर दिया, 5 टाइम्स 0 को हमने कम्युनिकेशन चैनल में भेजा, कम्युनिकेशन में चैनल में थी नॉइस, उसकी वजह से 0 5 टाइम्स 0 जो था उसके अंदर चेंजेस आ गए, वो थे 0 1 0 0 कर दिया उन्हें। फिर उसके बाद वो पहुंचाया उन्हें डिकोडर के पास, डिकोडर ने समझा नियरेस्ट हमें मुझे आसान क्या पड़ेगा करने में, वो हमने सोचा कि 2 जगह पे जो 1 है वहाँ पे 0 करना आसान है और वही थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, माइनर एरर का मतलब तो यही होता है। तो वो यस निकालेगा मतलब और बोलेगा यूजर से कि इनकोडर ने यानी कि मैसेज सोर्स पर जो मैसेज था वो यस था। इसी तरीके से आप 1 के लिए सोच के देखिए, इट्स योर होमवर्क। तो जो एग्जाम्पल 2 था ये वाला एग्जाम्पल, इसी एक्सप्लेनेशन हेयर 2 एरर्स हैव अकर्ड एंड द डिकोडर हैज डिकोडेड द receive vector 010001 as the nearest code word which is 0000 which is yes। तो यही चीज लिखा है, नियरेस्ट कोड वर्ड जो है वो 005 टाइम 0 के है ये कोड, ये वाला जो डिस्टर्ब कोड वर्ड है वो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट किसके है, 5 टाइम 0 के या 5 टाइम 1 के है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 जगह पर चेंजेस या 3 जगह पे चेंजेस करके, तो ऐसे हमने समझा। तो 2 जगह से पे चेंजेस करना ज़्यादा नियरेस्ट है 5 टाइम 0 के, तो इसका मतलब हो गया ये कोड वर्ड जो है 5 टाइम 0 हो गया और ये यस है। तो नियरेस्ट कोड वर्ड का यूज़ करते हुए डिकोडर ने उसे डिकोड, इस तरीके से डिकोडर काम करता है और इनकोडर भी वैसे ही काम करता है, बिल्कुल रिवर्स में। इनकोडर जो है ओरिजिनल मैसेज को कोड वर्ड में बदल देता है, डिकोडर कोड वर्ड को ओरिजिनल मैसेज में बदल देता है, बिल्कुल रिवर्स इनकोडर के। अब हम अगली बात करते हैं बाइनरी कोड्स। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था कि एक मैसेज था उसको बाइनरी कोड्स के द्वारा यूज़ करके हमने कोड वर्ड बनाया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाइनरी कोड इज जस्ट एक सेट ऑफ गिवन सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस विच आर कॉल्ड कोड वर्ड। बाइनरी कोड्स, अगर बाइनरी कोड्स की बात करें तो यहाँ पर वो कुछ नहीं है, एक कोड का एक गिवन सेट है जिसमें एक सीक्वेंस वाइज 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 ऐसे करके बना रखा। वहाँ पर कहीं पर भी 0 आगे कर दिया जाए, 1 पीछे कर दिया जाए, 1 सबसे आगे कर दिया जाए, जो भी सीक्वेंस बिगाड़ दी जाए तो मैसेज की जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी सीक्वेंस से ही डिफाइंड होता है। इनकोडर उसी हिसाब से देखता है कि मैसेज क्या है। और बाइनरी कोड्स में क्या होते हैं, सिर्फ 0 और 1 होते हैं और 0 1 को ही कोड वर्ड में बदल दिया जाता है बाय यूजिंग इनकोड, इसी को कहते हैं बाइनरी। तो एक बार हम और देख लेते हैं, ए बाइनरी कोड इज जस्ट ए गिवन सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस। बाइनरी कोड कुछ नहीं है, सिर्फ एक गिवन सेट ऑफ सीक्वेंसेस हैं 0 और 1 के, विच आर कॉल्ड कोड वर्ड इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे कोड वर्ड में अगर एग्जाम्पल 2 की बात की जाए, जो हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल किया था वही उसी एग्जाम्पल की बात की जाए, तो द कोड ऑफ द एग्जाम्पल दो कोड थे सिर्फ। इनकोडर 2 चांसेस थे कोड इनकोड करने के, यस या नो। कोई और मैसेज भेजते तो, जैसे कोई और मैसेज भेज दिया अटैक, आक्रमण करो, या फाइट, या कोई सब्जेक्ट का नाम, कोडिंग वर्ड, कोडिंग थ्योरी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग, C++, तो इन सारी चीज़ों को इनकोडर समझ ही नहीं पाता और वो बोल देता है एरर है पूरे मैसेज में, मैं नहीं कर सकता इनकोड सिस्टम में, ये जो मैसेज आपने भेजा है वो रन नहीं हो सकता, क्योंकि इनकोडर को प्रोग्राम 2 चीज़ों के लिए किया गया है, यस और नो। यहाँ पर 2 ही कोड हैं, मैं यस को 5 टाइम्स 0 बोलता हूँ और नो को 5 टाइम्स 1 बोल सकता हूँ बस। आप जो मेरे पास मैसेज जो भेज रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, सी प्रोग्रामिंग, C++, कोई भी मैथमेटिक्स का कोई रियल एनालिसिस, इन सारे शब्दों को मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। तो इनकोडर इनकोड ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर 2 ही कोड वो देगा, यस के लिए 5 टाइम 0 और नो के लिए 5 टाइम 1। तो ये सेट था इनकोडर के अंदर, ये सेट पहले से ही तरीके से प्रोग्राम्ड होगा इनकोडर के अंदर, और ऐसे ही डिकोडर में होगा। डिकोडर कंपेयर करेगा, नियरेस्ट देखेगा कि 5 टाइम 0 के लिए नियरेस्ट कौन सा है और 5 टाइम 1 के लिए नियरेस्ट है या नहीं है। तो जिसके नियरेस्ट होगा वो बोल देगा वही कोड है, और वही कोड डिकोड करके यूजर को इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा, मैसेज पहुंचा देगा वो। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ द मैसेज यस एंड नो आर आइडेंटिफाइड विद द सिंबल्स 0 and 1 रिस्पेक्टिवली, then each message or symbol is encoded simply by repeating the symbols 5 times। ओके, यानी इनकोडर क्या करेगा, यस को 5 टाइम 0 एंड 5 टाइम 1 को नो की फॉर्म में लिख देगा बाय रिपीटिंग जीरोज एंड रिपीटिंग 1। फाइनली जो लेंथ ऑफ द कोड वर्ड होगी जिसमें बाइनरी रिपीटेशंस यूज करें 5 टाइम 0 या 5 टाइम 1, यानी कि 5 टाइम्स है, तो इट मीन्स लेंथ ऑफ द कोड इज 5। पहला हमने पढ़ा बाइनरी कोड्स के बारे में कि बाइनरी कोड्स क्या होते हैं, जिसमें सेट ऑफ जीरोज और सेट ऑफ वंस होते हैं। सेट ऑफ जीरोज एंड वंस इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। ऊपर एग्जांपल के हिसाब से 5 टाइम 0 को यस बोला, 5 टाइम 1 को नो बोला इनकोडर ने, और इस तरीके से दोनों मैसेजेस को इनकोड किया। दूसरा कोड होता है, उसका नाम है क्यू एरे कोड।
जैसा कि बाइनरी कोड्स में 2 डिजिट्स थी, 0 और 1। बाइनरी कोड्स में कोड वर्ड में सिर्फ 0 मिलेंगे या 1 मिलेंगे। इनकोडर सिर्फ 2 ही शब्दों को जानता है, एक 0 और एक 1। किसी भी मैसेज को वो इनकोड करेगा जीरोस में और वंस में। बाइनरी कोड में लेंथ कुछ भी हो सकती है, n लेंथ हो सकती है। एग्जाम्पल में 5 लेंथ थी, तो कोड वर्ड की लेंथ जो थी वो 5 थी। अब हम बात कर रहे हैं क्यू एरे कोड। A Q array code is given set of sequence of Q symbols is chosen from the set ZQ. And what is ZQ? ZQ is a set from starting 0 and ends with Q minus 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डैश जाते जाते Q minus 1 तक उसके अंदर सिंबल्स होंगे। और जो Q minus 1 तक सिंबल होंगे और इसे हम बोलेंगे इस सेट को बोलेंगे Q array कोड। तो यहाँ पर जो भी हम इनकोडर यूज़ कर रहे हैं वो 0, 1 के अलावा और भी बहुत सारे सिंबल्स को जानता है और कोडिंग के लिए वो और भी बहुत सारे सिंबल्स यूज़ कर सकता है। 0, 1 के साथ साथ वो और भी बहुत सारे सिंबल्स को यूज़ कर सकता है। 2, 3, 4, 5 Q minus 1 तक जितने भी सिंबल्स उसकी डिक्शनरी में हैं वो सारे के सारे वो इनकोडिंग के लिए, मैसेज को इनकोड करने के लिए यूज़ कर सकता है। तो सिंपल है, बाइनरी कोड इट मीन्स कोड्स जिसमें 0 और 1 हो उसका सेट बाइनरी कोड हो गया। 0 और 1 का सेट बाइनरी कोड हो गया। क्यू एरे कोड बिल्कुल सिंपल है। 0 से लेकर Q minus 1 तक उसके अंदर सिंबल्स हैं और उनका अगर मैं सेट ले लूँ तो वो क्यू एरे कोड होगा। बिल्कुल सिंपल है, समझने की कोशिश करो। क्यू एरे कोड्स मीन्स अ सेट which have a symbol from 0 to Q minus 1 is called Q array code। हम ZQ से भी लिख सकते हैं और FQ से भी लिख सकते हैं। ZQ भी लिख सकते हैं, FQ भी लिख सकते हैं। FQ के अंदर हम कोई भी सिंबल डाल सकते हैं, ZQ के अंदर भी कोई भी सिंबल डाल सकते हैं। ZQ के अंदर जैसे Z का मतलब होता है इंटीजर, तो यहाँ पर इंटीजर्स आएंगे। और Q means 0 to Q minus 1 because we are using Q array code। इस चीज़ से डिस्टर्ब मत होइए, बस ये समझिए कि अगर ZQ लिखा हुआ है तो यहाँ पे काउंटिंग आएंगी 0 से Q minus 1 तक की। और यहाँ पे FQ लिखा हुआ है तो कोई सा भी सिंबल आ सकता है। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा Q तक। यहाँ पे बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा Q तक भी ले सकते थे। A1, A2, A3, A4, A5, AQ तक ले सकते थे। बस सिंपल सा कहने वाला भी एक क्यू एरे कोड मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें Q टाइम्स सिंबल्स यूज हों, Q नंबर ऑफ सिंबल्स यूज हों। यूजुअली वी टेक Q एज ए प्राइम नंबर। यूजुअली हम Q को प्राइम नंबर के तौर पे लेते हैं। अब हम Q एरे कोड को और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इफ Q बराबर 2 ले लें और 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देन Q बराबर Q एरे जो है वो बन जाएगा 2 एरे, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर ले रहे हैं। Q की वैल्यू मोस्टली हम प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इस तरीके से Q की जो वैल्यू है वो प्राइम नंबर्स ली जाएंगी। क्यू एरे कोड का पहला नियम, अगर मान लो Q बराबर 2 ले लिया तो यहाँ पे क्यू एरे कोड मीन्स 2 एरे कोड, और 2 एरे कोड इज व्हाट विल बी अ बाइनरी कोड। एंड बाइनरी कोड मीन्स बाय मीन्स 2, जिसमें 2 एलिमेंट्स, 2 सिंबल्स, और 2 सिंबल्स तो बाइनरी कोड में भी होते हैं और वो है 0 और 1। इसी तरीके से क्यू एरे कोड बराबर अगर 3 ले लिया जाए तो वो हो जाएगा 3 एरे कोड, जैसे नेक्स्ट में भी लिखा हुआ है इफ Q बराबर 3 देन क्यू एरे कोड बिकम्स 3 एरे कोड एंड विल बी कॉल्ड टर्नरी कोड। जैसे Q बराबर 2 लेने पे बाइनरी कोड बनता है, इसी तरीके से Q बराबर 3 लेने पर टर्नरी कोड बनता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक कोड। अब ब्लॉक कोड में लिखा हुआ है ए कोड इन विच ईच कोड वर्ड इज ए सीक्वेंस कंसिस्टिंग ऑफ ए फिक्स्ड नंबर n ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड ब्लॉक कोड ऑफ लेंथ n। ब्लॉक कोड का क्या मतलब होता है कि ए कोड इन विच ईच कोड वर्ड इज ए सीक्वेंस, कि ऐसा कोड जिसमें हर एक कोड वर्ड एक सीक्वेंस में हो, एंड वो बने कंसिस्टिंग ऑफ ए फिक्स्ड नंबर n सिंबल्स से, यानी कि नंबर ऑफ सिंबल्स जो हो यूज हो कोड वर्ड के अंदर वो n हो, इट मीन्स फिक्स्ड हो। और अगर फिक्स्ड होंगे तो हम उसे बोलेंगे कि वो ब्लॉक कोड है विद लेंथ n, यानी कि कोड वर्ड में n नंबर या n सिंबल्स यूज हो रहे हैं तो हम बोलेंगे n सिंबल्स यूज होने का मतलब होता है कि कोड वर्ड की जो लेंथ है वो n है। इसे हम ब्लॉक कोड कहेंगे जिसकी लेंथ फिक्स्ड हो और सीक्वेंस में। ब्लॉक कोड का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोड वर्ड जिसमें फिक्स्ड लेंथ हो
और सीक्वेंस में हो सिंबल्स। ब्लॉक कोड का मतलब हुआ जो सिंबल्स हैं वो सीक्वेंस में हो और फिक्स्ड नंबर ऑफ सिंबल्स हो। तो सबसे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं, जैसे लेंथ का क्या मतलब होता है। लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ सिंबल्स यूज इन कोड वर्ड, कि कितने नंबर ऑफ सिंबल्स कोड वर्ड में यूज हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 में 5 नंबर ऑफ कोड यूज हुए तो उस कोड वर्ड की लेंथ हो गई थी 5। अगर 6 होते तो कोड वर्ड की लेंथ हो जाती 6। इसी तरीके से 7 होते तो कोड वर्ड की लेंथ हो जाती 7। अगर n होंगे तो कोड वर्ड की लेंथ हो जाएगी n। वो सारे फिक्स्ड हैं और n है। तो वो जो हम एग्जाम्पल 2 यूज कर रहे थे तो वो जो कोड वर्ड था वो ब्लॉक कोड था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें एक सेट दे रखा है जिसमें एक ये सिंबल है 5 टाइम्स 0 और एक है 5 टाइम्स 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो तरीके के सिंबल हैं और 0 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइनरी कोड है और जिसकी लेंथ 5 है, क्योंकि यहाँ पे 5 सिंबल्स यूज हो रहे हैं एक कोड में और दूसरे में भी 5 यूज हो रहे हैं। तो यानी ये फिक्स्ड है, दोनों में फिक्स्ड है और दोनों में लेंथ बराबर है, इसलिए जो लेंथ है कोड वर्ड की वो हो गई 5। नेक्स्ट में जैसे कि एक कोड है C विद M कोड वर्ड। एक कोड है C, उसमें M कोड वर्ड है और हर एक कोड वर्ड जो है वो n लेंथ का है, यानी यूज होने वाले सिंबल्स n है, फिक्स्ड है, यानी ब्लॉक कोड की बात हो रही है। तो उसे हम एरे की फॉर्म में लिखें, इज ऑफन रिटन एज कैपिटल M क्रॉस n array whose rows are the code words of C and C for code, M for code word, N for length of the code word and C for code। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है और सेट में 2 नंबर ऑफ कोड वर्ड्स हैं और हर एक कोड वर्ड 3 सिंबल से बना हुआ है, 3 कोड से बना हुआ है। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कैपिटल M, स्मॉल n और C, तो ये पहचानिए कि यहाँ पे कैपिटल M क्या है, स्मॉल n की वैल्यू क्या है, कैपिटल M की वैल्यू क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कैपिटल M जो होता है वो नंबर ऑफ कोड वर्ड्स होते हैं। नंबर ऑफ कोड वर्ड्स कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोड वर्ड्स जो है वो 2 है, एक 000 और एक 111। और स्मॉल n जो होता है वो स्मॉल n होता है कि कोई भी कोड वर्ड है उसकी लेंथ कितनी है, और लेंथ का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ सिंबल्स यूज़ किए गए हैं किसी भी एक कोड वर्ड को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि 2 कोड वर्ड है, हर एक कोड वर्ड को बनाने के लिए 3 सिंबल्स का यूज़ किया गया है और तीनों सिंबल 000 हैं या तो फिर 111 है। और यहाँ पर 0 और 1 के अलावा कोई और सिंबल नहीं है, 2 ही सिंबल हैं, तो ये बाइनरी कोड है। अगर यहाँ पर 3 होते तो टर्नरी, और अगर 4 5 ऐसे करके क्यू होते तो क्यू एरे कोड होता। ठीक है, तो जैसा कि हमें कैपिटल M की वैल्यू का भी मतलब पता चल गया, यहाँ पर कैपिटल M की वैल्यू क्या है, कैपिटल स्मॉल n की वैल्यू क्या है, तो ऐसे कोड वर्ड को कैपिटल M क्रॉस स्मॉल n एरे कहा जाता है। तो अब कैपिटल M जो है वो है 2 और जो स्मॉल n है वो है 3, तो 2 क्रॉस 3 एरे, ये वाली चीज हो गई 2 क्रॉस 3 एरे। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द बाइनरी रिपीटेशन कोड ऑफ लेंथ इज 3। बाइनरी रिपीटेशन कोड में लेंथ जो है वो 3 है, 000 एंड 111। ये वही वैसे ही सिमिलर केस है जैसे हमने एग्जांपल लिया था यस और नो वाला। तो इन कोडर के पास 2 ही कोड वर्ड होंगे, 000 या 111। किसी भी चीज़ के वो 2 कोड वर्ड में आंसर देगा, इनकोड करेगा किसी भी मैसेज को, और किसी भी नहीं, सिर्फ स्पेशलाइज्ड मैसेज को, जैसे हमने एग्जांपल लिया था यस और नो वाला। और यहाँ पर कोड वर्ड है 2, इट मीन्स कैपिटल M की वैल्यू 2 है, साइज जो है पूरे सेट का वो 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड इन ए कोड इज 2, और वो पूरा कोड जो है वो है C, वो है 1। और पूरे सिस्टम में हम ये जो इनकोडिंग सिस्टम है और डिकोडिंग सिस्टम है, या ट्रांसमिशन का जो भी सिस्टम है, इसके अंदर जो सेट, ये वाला सेट है, हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये ऐसे मैट्रिक की फॉर्म में और एक सेट की फॉर्म में, दोनों सेट ही हैं। सेट के अंदर 2 कोड वर्ड हैं और ये पूरा कोड सिस्टम है जिसमें हर एक कोड वर्ड की लेंथ जो है वो 3 है और कोड वर्ड जो है वो 2 हैं। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है अगला वाला। यहाँ पर हमें बताना होगा कि कैपिटल M और स्मॉल n की वैल्यू क्या है। जहाँ पे स्मॉल n होता है लेंथ ऑफ द कोड वर्ड और कैपिटल M होता है नंबर ऑफ कोड वर्ड इन ए कोडिंग सिस्टम। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि एक टर्नरी कोड है, ये टर्नरी कोड जिसकी लेंथ 3 है, तो इट मीन्स स्मॉल n की वैल्यू है 3। और स्मॉल n 3 का मतलब होता है कि हर एक कोड वर्ड जो होगा उसके अंदर 3 सिंबल्स होंगे। ठीक है, तो पहला है 0 1 1, 3 ही सिंबल है यहाँ पे, 1 2 0 इसमें भी 3 है, 2 2 2 इसमें भी 3 है, 1 1 2 ये भी 3 ही है। इट मीन्स n की वैल्यू 3 है और n फिक्स्ड है, इसलिए ये ब्लॉक कोड हो गया। क्योंकि ब्लॉक कोड की डेफिनेशन में हमने देखा था कि n की वैल्यू फिक्स्ड होनी चाहिए
और यहाँ पे नंबर ऑफ कोड वर्ड्स जो है वो 4 हैं। हम गिन भी सकते हैं, जैसे 011 एक ये है, 120 एक ये है, 222 और ये तीसरे नंबर का हो गया, और 112 ये है चौथे नंबर का हो गया। तो साइज ऑफ द कोडिंग सिस्टम टर्नरी कोड इज़ 4। इट मीन्स कैपिटल M की वैल्यू हो जाती है 4। और अगर एरे की फॉर्म में अगर बोला जाए तो होता है कैपिटल M स्मॉल n, दोनों का क्रॉस करके एरे लिखते हैं, तो 4x3 एरे का कोड हो गया ये, जो कि एक टर्नरी कोड है। अब नेक्स्ट है लेट एफ क्यू की पावर n डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स। यानी जो आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है एफ क्यू की पावर n, इसका मतलब होता है, ये डिनोट करता है कि यहाँ पर n टपल्स हैं, ऑर्डर n टपल्स, जिसमें n नंबर ऑफ टपल्स मिलेंगे। टपल्स का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम वेक्टर स्पेस हमें पढ़ चुके हैं। टपल का मतलब होता है कि कोई भी अगर एक एलिमेंट होगा उसके साथ एक एलिमेंट का मतलब होता है कि वहाँ पर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट साथ में होंगे। जैसा कि मैं लिखूँ x इज इक्वल टू कुछ लेना चाहता हूँ कि x एक एलिमेंट है किसी एक सेट का, तो वहाँ पर a, b नाम का एलिमेंट बन जाएगा, वो a, b होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a और b जो है एक पहला टपल दूसरा टपल, ऐसे टपल की फॉर्म में एफ क्यू की पावर n टपल की फॉर्म में है, जिसके पास n टपल्स हैं इस सेट के अंदर, जिसमें हर एक एलिमेंट a, b, b, c, c, d। तो ये a, b तो देखने में तो a अलग है b अलग है, लेकिन दोनों को मिलाकर एक 2 टपल का एक एलिमेंट बन गया। और इन सभी को एक सेट में रख दिया जाए, a, b, b, c या a1, b1 और a2, b2, इस तरीके के एलिमेंट अगर हों तो हम बोल सकते हैं कि ये 2 टपल का एक सेट बन गया है। ऐसे 3 के लिए लिख सकते हैं, 4 के लिए लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ टपल्स का भी एक सेट बना सकते हैं। तो एफ क्यू की पावर n जो है वो n टपल्स का सेट है, जो कि ऑर्डर्ड है। तो यानी कि अगर a इक्वल टू अगर मैं लूँ तो a1, a2, a3, a5, an तक ले सकता हूँ। अगर 2 टपल होता तो मैं a को a इज इक्वल टू a1, a2 ले सकता था सिर्फ। n तक है भाई, n टपल्स हैं तो a की वैल्यू यानी कि a1, a2, a3, a4, an तक होगी, क्योंकि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे मुझे। वेयर हर एक a जो होगा a1 वो भी एफ क्यू से बिलोंग करेगा, a2 भी एफ क्यू से बिलोंग करेगा, a3 भी एफ क्यू से बिलोंग करेगा। इस तरीके से मैं ai कोई भी i की वैल्यू 1 से लेकर n तक कोई सी भी i की वैल्यू ले लूँ तो वो सभी का सभी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एफ क्यू से बिलोंग करेंगे, जहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करेगी। तो यहाँ पर द एलिमेंट्स ऑफ एफ क्यू की पावर n आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो जो एलिमेंट्स हैं एफ क्यू की पावर n वो वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसा कि हमने कहा भी था वेक्टर स्पेस में, हमने टपल्स के बारे में पढ़ा था यूनिट 1 में। और वर्ड्स भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, और वेक्टर्स भी कह सकते हैं एफ क्यू की पावर n को। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि द ऑर्डर ऑफ द सेट एफ क्यू की पावर n इज इक्वल टू क्यू की पावर n। तो जो सेट एफ क्यू की पावर n है ना, ये सेट, इसके ऑर्डर को हम क्यू की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू की पावर n ऑर्डर, और सेट एफ क्यू की पावर n, और इस सेट का ऑर्डर क्यू की पावर n। तो इन सारी बातों से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक क्यू एरे है, क्यू एरे कोड जिसकी लेंथ स्मॉल n है, तो वो जस्ट एक सबसेट होगा किसका, एफ क्यू की पावर n का, क्योंकि एफ क्यू की पावर n भी एक सेट है और इसका ऑर्डर क्यू की पावर n है, और क्यू एरे भी एक सेट है सिंबल्स का, जिसमें q-1 एलिमेंट्स हैं, नहीं इसमें q एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर q-1 तक। तो यहाँ पे लिखा है क्यू एरे जो होगा वो एफ क्यू की पावर n का सबसेट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर f2 ले लिया, जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 0 और 1, और अगर मैं f2 की पावर 3 निकालना चाहूँ, यानी इस 0 के 3 जगह पे मैं यूज़ कर सकता हूँ, 1 को भी 3 जगह पर यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि f2 की पावर 3 निकाल रहा हूँ। f2 की पावर 4 निकाल रहा होता तो 4 टाइम्स 0 यूज़ कर सकता था, 4 टाइम्स 1 भी यूज़ कर सकता है, यानी कि जो कोड वर्ड होगा उसकी लेंथ 4 होती। अगर मैं f2 की पावर 5 निकाल रहा होता तो जो कोड वर्ड की लेंथ है वो 5 होती, ऐसे 6 होती। ऐसी n अगर ले रहा होता तो कोड वर्ड की लेंथ n हो जाती। तो हमें निकालना है f2 की पावर 3, तो यहाँ पे हर एक कोड वर्ड की लेंथ जो होगी वो 3 होगी। तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ, या तो तीनों जगह पे 0 हो जाए, 001, 010, 100, 101, 011, 110, और 3 टाइम्स 0। तो ये इतने कोड्स हो गए, कोड वर्ड्स हो गए। तो ये 8 नंबर ऑफ पॉसिबल कोड वर्ड्स हो गए फॉर f2 इज इक्वल टू 01 एंड व्हेन वी आर सॉल्विंग f2 की पावर 3, जहाँ पे 0 और 1 जो है वो 2 नंबर ऑफ सिंबल्स हैं। अब हम अगली बात करते हैं हैमिंग वेट।
अब हैमिंग वेट का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं, सिंपल है। यहाँ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्री इन एनी कोड इज कॉल्ड हैमिंग वेट ऑफ द कोड। यानी कि जितनी भी नॉन जीरो एंट्रीज हैं उन एंट्रीज को काउंट करो, वो हैमिंग वेट कहलाएगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इज कॉल्ड हैमिंग वेट, सिंपल भाषा में, ऑफ द कोड। हैमिंग वेट को समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ x1 लिखा हुआ है 110110, x2 लिखा हुआ है 10101। ठीक है, तो यहाँ पर हैमिंग वेट देखो कैसे निकाल रखा है। पहले के लिए x1 इज इक्वल टू 110110, तो यहाँ पे नॉन जीरो एंट्रीज कितनी है गिनिए। एक तो 1 है और 1 जितनी भी है, 4 बार 1 है तो चारों नॉन जीरो एंट्रीज हैं, ज़ीरो नहीं है ये, तो 4 हैमिंग वेट हो गया इसका। x2 के अंदर 10101, यहाँ पे जो है 3 नॉन जीरो एंट्रीज हैं, एक ही और एक ही है, तो यहाँ पर हैमिंग वेट इसका 3 हो गया। इतना आसान था हैमिंग वेट। नेक्स्ट है हैमिंग डिस्टेंस। तो जैसा कि यहाँ पे एफ क्यू की पावर एन जो है वो ऑर्डर एंड टपल्स था, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों एफ क्यू की पावर एन से बिलोंग कर रहे हैं। हैमिंग डिस्टेंस को समझने के लिए हम एक्स और वाई लेट सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई दोनों एफ क्यू की पावर एन से बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ पे एफ क्यू की पावर एन जो है ऑर्डर एंड टपल्स हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर एंड टपल्स। तो x1 x और y दोनों ही एफ क्यू की पावर n से बिलोंग करेंगे, तो x को हम लिख सकते हैं x1 x2 x3 xn तक, n टपल्स तक, यहाँ पर n एलिमेंट्स तक। इसी तरीके से y को भी लिख सकते हैं y1 y2 y3 y4 yn तक, क्योंकि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए इससे एफ क्यू की पावर n से बिलोंग करने के लिए, क्योंकि एफ क्यू की पावर n तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर एंड टपल्स है, तो कोई भी अगर इससे बिलोंग करेगा तो उसी की तरह होना चाहिए। इसलिए x को x1 x2 x3 xn तक लिख सकते हैं, y को y1 y2 y3 yn तक लिख सकते हैं। तो हैमिंग डिस्टेंस इसी समझेंगे। द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स x1 x और y के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे, और ये इस डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, डिनोट कर सकते हैं d ऑफ x, y, जहाँ पे x जो है x1 x2 x3 xn तक है, y जो है y1 y2 y3 yn तक है। x और y के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे हम, दोनों वेक्टर्स हैं, x भी वेक्टर है y भी वेक्टर है, और दोनों के डिस्टेंस अगर लिखेंगे तो हम d ऑफ x, y लिख सकते हैं। d ऑफ x, y denotes distance between x and y and is defined to be the number of subscript I such that xi not equal to yi। तो एज ए सबस्क्रिप्ट ले लेते हैं, i की वैल्यू जो होगी 1 से लेकर n तक लाई करेगी, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक लाई करेगी, यानी कि x1 x2 x3 x5 xn y1 y2 y3 y5 yn तक है, तो i यहाँ पे i ले सकते हैं जनरली। xi yi जो है वो कोई भी एक ऐसे ही नंबर हो सकता है। xi मतलब कि कोई भी x1 x2 x3 xn के बीच में कोई भी नंबर अगर मैं ले लूँ तो xi होगा, yi का मतलब bi होगा, कि y0 y2 y3 ऐसे yn तक के बीच में कोई भी नंबर yi हो जाएगा। तो इसकी नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट कहलाएगी, ये कि कोई भी सबस्क्रिप्ट है xi और y बराबर जीरो बराबर नहीं होंगे एक दूसरे के। तो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, सच डेट xi और y बराबर नहीं है, और xi y बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, x1 y1 के बराबर नहीं है, x2 y2 के बराबर नहीं है, x3 y3 के बराबर नहीं है, xn yn के बराबर नहीं है। यानी कि कोई भी अगर ऐसा नंबर ले लूँ मैं x1 x2 x3 xn के बीच में और y1 y2 y3 yn के बीच में, अगर दोनों को xn और yn लूँ मैं, तो xn yn के बराबर नहीं होगा। इसी तरीके से xi yi के बराबर नहीं होगा, ये है। तो d ऑफ x, y क्या, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। तो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि i सच दैट जहाँ पे xi yi के बराबर नहीं है, और i जो है वो डिस्टेंस है, i डिस्टेंस होगी इफ i xi और yi बराबर ना हो तो। ठीक है, ऐसे कहा है यहाँ पर, यानी लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पोजीशन बिटवीन टू कोड x और y वेयर द कोड वर डिफरेंट सिंबल्स। यानी d ऑफ x, y जो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y है, इसको हम एक और अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज के अलावा हम देखें तो, सेट के अलावा देखें तो ये लैंग्वेज हो गई, हम अपनी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई का मतलब ये होता है कि जितने भी नंबर ऑफ पोजीशंस हैं एक्स और वाई के बीच में, उन नंबर ऑफ पोजीशंस को डिस्टेंस कहा जा रहा है। बल्कि बजाय एक शर्त रहनी चाहिए, वेयर द कोड वर्ड हैव इट डिफरेंट सिंबल्स, जो कोड वर्ड्स होंगे उसके डिफरेंट सिंबल्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक्स भी वही है और वाई भी वही है। अगर एक्स भी वही हुआ वाई भी वही हुआ तो डिस्टेंस कैसे होगी, डिस्टेंस तो निकल ही नहीं सकती। मैं कहूँ कि कोई एक पॉइंट है 2,3 और एक और पॉइंट है 2,3, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो भैया, जीरो ही तो होगी, डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से 2,3 और इसके अलावा कोई डिफरेंट सिंबल होना चाहिए, डिफरेंट नंबर होना चाहिए, तभी डिस्टेंस निकाली जा सकती है। यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि xi और xi और yi दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। x कोई अगर दूसरा कोई पॉइंट है तो y जो है कोई दूसरा ही पॉइंट होना चाहिए, अलग ही होना चाहिए, तभी दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाली जा सकती है। अगर अलग नहीं हुआ तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी? अगर एक ही हो गया तो डिस्टेंस कैसे होगी कि एक हम डिस्टेंस निकालें किसी एक पॉइंट की उसी पॉइंट पर, ऐसी कोई एक इलॉजिकल बात हो गई है।
तो लॉजिकली देखा जाए तो वो तो ये हो गया कि कोई एक पॉइंट है और कोई दूसरा पॉइंट है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाली जा रही है एक्स से वाई के बीच में। तो डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पोजीशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जहाँ पे जो कोड वर्ड्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए उनके सिंबल्स। हो सकता है थोड़ी थ्योरी कन्फ्यूजन में रह रही हो, कन्फ्यूजन मतलब क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जिस एग्जाम्पल से हम डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्लियर हो सके और अच्छी तरीके से हम हेमिंग डिस्टेंस को समझ सकें। तो एग्जाम्पल में x बराबर कोई एक वैल्यू दे रखी है, x बराबर है 101011, y की वैल्यू है 101101 और z की वैल्यू है 110101। अब यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ पोजीशंस बिटवीन द कोड x एंड y, और जहाँ पे जो सिम्बल्स हैं वो अलग अलग हों। तो इस लाइन का मतलब यहाँ समझ में आएगा कि x और y के बीच में डिस्टेंस अगर निकालें डी ऑफ x, y, तो वो 2 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो एक हो गया 1 1। अब हम निकालें डी x और y के बीच में डिस्टेंस, तो 0 0, यहाँ 1 1, डिफरेंट होना चाहिए, ये भी 1 1, यहाँ डिफरेंट। इन सारी जगहों पे डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट दो ही जगहों पर है। एक तो ये वाला केस कि ये 0 1 है, पहले x वाले में 0 और y वाले में 1, पहली और दूसरे वाले में x वाले में 1 और y वाले में 0। तो ऐसे वाले केस जितनी भी नंबर ऑफ पोजीशंस होंगी वही डिस्टेंस होगी x और y के बीच में। तो कितनी है यहाँ पर, कितनी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर टोटल? एक तो है 0 1, ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, और 1 0 ये डिफरेंट डिफरेंट हैं। यानी कि 1 2 3 चौथी पोजीशन पर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और पांचवी पोजीशन पे डिफरेंट वैल्यू है। तो दो ही ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई के बीच में, और यही नंबर ऑफ पोजीशंस जो हैं जो डिफरेंट हैं वही डिस्टेंस है एक्स और वाई के बीच में। इसी तरीके से सिमिलर वे में वाई और जेड के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे डी ऑफ वाई जेड, उसके बीच में क्या डिस्टेंस निकलेगी? डिफरेंट वैल्यूज़ ढूंढो खुद ही, एक बार ढूंढ के देखो। तो जैसा कि मेरे को एक पकड़ में आ गई है, एक 0 1 है और एक 1 0 है, एक बस यही है, बाकी तो 1 1 है, 0 0 है, 1 1 है, 0 0 है, 1 1 है, 1 1 है। लेकिन डिफरेंट वाली पता चल गई है, तो वो डिफरेंट वाली दो ही हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड तो वो भी दो ही हो गई। इस तरीके से ये एक्स और जेड के बीच में डिस्टेंस निकालो, एक्स और जेड के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? हेमिंग डिस्टेंस। तो हेमिंग डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो एक तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे 0 1 ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं सेकंड वाली, और एक थर्ड वाली भी डिफरेंट वैल्यू है, एक फोर्थ वाली भी डिफरेंट वैल्यू है, फिफ्थ वाली भी डिफरेंट वैल्यू है, सिक्स्थ वाली सेम है, दोनों 1 1 है, और यहाँ पर फर्स्ट वाली भी 1 1 है। तो 4 डिफरेंट पोजीशंस हैं, तो डिस्टेंस एक्स और जेड के बीच में डिस्टेंस 4 हो गई हेमिंग डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे इस लाइन का मतलब क्या है। हेमिंग डिस्टेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ पोजीशंस बिटवीन द एक्स वाई के बीच में कोड, वेयर जो कोड की पोजीशन हो वो अलग अलग सिंबल्स हों दोनों के बीच में, वेयर कोड वर्ड हैव ए डिफरेंट सिंबल्स। तो इस तरीके से डी ऑफ एक्स कोमा वाई जो है वो 2 हो गई, डी ऑफ वाई कोमा जेड 2 हो गई, डी ऑफ एक्स कोमा जेड 4 हो गई। एक्स और वाई के बीच में हेमिंग डिस्टेंस 2, वाई और जेड के बीच में हेमिंग डिस्टेंस 2, और एक्स और जेड के बीच में हेमिंग डिस्टेंस 4। इस एग्जाम्पल से हमें आसानी से समझ में आ गई होगी हेमिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है, हेमिंग डिस्टेंस किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। The Hamming distance satisfies 3 usual conditions। 3 यूजुअल कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है Hamming distance ऑफ ए डिस्टेंस फंक्शन के द्वारा, जहाँ पे d इज ए डिस्टेंस फंक्शन। तो बोला जा रहा है कि अगर d ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर 0 हो, यानी कोई भी डिफरेंट पोजीशन ना हो, तो साथ में थोड़ा एग्जांपल भी लेता हूँ, कनेक्ट कर पाओगे आप। ये एग्जांपल ले लिया, ऊपर थोड़ा सा दिखा दिया। पहले वाले पॉइंट में कहा गया है कि अगर डी ऑफ एक्स कोमा वाई 0 तब होगा यानी कि कोई भी डिफरेंट पोजीशन ही ना हो, यानी कि अगर x बराबर है 1 और y बराबर है x बराबर है 1 0 1 0 1 और y बराबर भी है 1 0 1, कोई डिफरेंट पोजीशन ही नहीं है, तो x बराबर y होगा। सही बात कह रहा है क्या ये? हाँ जी, सही बात कर रहा है कि अगर कोई भी सिंबल की पोजीशन जो है बिल्कुल सिमिलर है, कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 1 है, कोई और अगर काउंटिंग हो तो वो भी वैसे ही सिमिलर हो, तो x और y में डिफरेंस ही क्या रह गया? तो x और y दोनों बराबर कहलाएंगे। अब हम बात कर लें दूसरे पॉइंट की। कहा जा रहा है डी ऑफ एक्स कोमा वाई और डी ऑफ वाई कोमा जेड दोनों बराबर होंगे जब x और y दोनों एफ क्यू की पावर n से बिलोंग करेंगे। अब डिस्टेंस वाली बात है, तो जैसे एक a पॉइंट है और एक b पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ a से b तक की डिस्टेंस कितनी है, तो कोई चेंज होने वाला है क्या? यहाँ पे वही डिस्टेंस आने वाली। लेट सपोज मान लो कि x डिस्टेंस है, और फिर मैं बोलूँ b से लेकर a तक की डिस्टेंस बताओ कितनी है,
तो तब भी कोई कुछ चेंज होने वाला है क्या? वाई डिस्टेंस हो जाएगी? नहीं, डिस्टेंस एक्स ही रहेगी, तो यहाँ पे डिस्टेंस एक्स ही है। ऐसे ही हैविंग डिस्टेंस के अंदर भी है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई का मतलब है एक्स से वाई तक की डिस्टेंस, डी ऑफ वाई कोमा एक्स का मतलब है वाई से एक्स तक की डिस्टेंस। बस बशर्ते ये काम रहना चाहिए, एक्स और वाई दोनों जो है एफ क्यू की पावर एन से बिलोंग करने चाहिए, जहाँ पे एफ क्यू की पावर एन जो है वो ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स का सेट है। अब तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे बोला डी ऑफ एक्स कोमा जेड लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डी ऑफ वाई कोमा जेड होगा। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों ही मिल रहे हैं, हमें तीनों एक्स वाई जेड मिल रहे हैं और हमने एक्स वाई वाई एक्स और वाई जेड सब निकाल रखा है। तो बोल रहा है कि डी ऑफ एक्स कोमा जेड जो होगा वो इन दोनों के डी ऑफ वाई एक्स कोमा वाई और वाई कोमा जेड से दोनों को सम से छोटा होगा, ये कहा गया है। तो अगर ये कंडीशन इस एग्जाम्पल में फॉलो हो जाए तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ बात सच है, ट्रू है। तो एक बार फॉलो करके देख लेते। सबसे पहले लिखा है डी ऑफ एक्स कोमा जेड जो है वो डिस्टेंस वो लेस देन होगी, तो ये क्या है 4, तो यहाँ लिख दिया 4 लेस देन इक्वल टू होगी, ठीक है। और डी ऑफ एक्स कोमा वाई क्या है? डी ऑफ एक्स कोमा वाई है 2, तो यहाँ लिख दिया 2, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस डी ऑफ वाई कोमा जेड जो है वो भी 2, तो प्लस 2, तो 2 कितने हुए यहाँ पर? राइट साइड में 4 हो गए और लेफ्ट साइड में तो 4 है ही। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है, प्रूव हो जाती है, जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों ही एफ क्यू की पावर एन से बिलोंग करने चाहिए। और ये कभी मत भूलें कि एफ क्यू की पावर एन जो है वो ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स का सेट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपको ये वीडियो थोड़ी फ़ायदेमंद लगती है तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।